मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जो है जल्द ही पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को भी इस बजट से चिकित्सा, शिक्षा आदि में काफी सहूलत मिलेगी, इसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट से उम्मीदों को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम युवा वर्ग के बीच पहुंची है और जानने की कोशिश की है कि आखिर युवा वर्ग इस बजट में क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जल्दी ही पेश होने वाला है। इस बजट से हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं। हर वर्ग ढेरों उम्मीदें लगाए बैठा है कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ खास होगा। मिडिल क्लास को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मेडिकल हो या अन्य थीम्स हो। आज हम पहुंचे हैं एजुकेशन से जुड़े कुछ लोगों के बीच में, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम बात करेंगे यहाँ युवा वर्ग से जो कोचिंग ले रहा है और जानेंगे कि इस बजट से वो लोग क्या उम्मीदें करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा कि जल्दी ही मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगाती हैं? क्योंकि आप युवा हैं, कोचिंग कर रही हैं यहाँ, क्या सोचती हैं किस तरह का बजट होना चाहिए? सर, हमारे जो अभी मेन जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है और हमारी कंट्री ऐसी है कि पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेन मोटिव यही होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस जॉब्स पे दिया जाना चाहिए। जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो बच्चों को जो पढ़ाई मिलती है उसमें उसके साथ साथ उन्हें स्किल डेवलपमेंट भी मिल सके ताकि जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट हों। बिल्कुल, कोरोना का टाइम आया तब उस टाइम हमने देखा कि नौकरियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था और उस टाइम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई थी। आप कौन सी कोचिंग कर रही हैं, क्या बनना चाह रही हैं आगे? सर, मैं अभी आरएएस की कोचिंग कर रही हूँ और मैं एक अच्छी आरएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या सोचती हैं वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगी, किन बातों पर वो फोकस करें बजट पर? सर, जैसे इंडिया का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बट उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर 12th क्लास तक सबसे पहले हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान है, तो वहाँ पर कोई भी स्किल डेवलपमेंट पे या फिर बिजनेस क्लास है ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो 12th क्लास पार करने के बाद ही बच्चों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, वो इधर उधर शहरों में भटकते हैं। और जैसे कि मैं एक अपनी बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ग्रामीण एरिया से आती हूँ, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कम बजट के अंदर हमें अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि सर जो जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि पूरे देश को अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छी नागरिकता अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जैसे मौक़ों की वजह से या अवसर नहीं मिलता, उनकी वजह से वो पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के किराए को लेके हो या पेरेंट्स के स्पोर्ट्स को लेके हो, सेफ्टी को लेके हो? सर, जैसे समाज में एक तो रूढ़िवादी धारणा पहले से प्रचलित आ रही है जो हम सभी देखते हैं। तो एक चीज़ तो यह जैसे ग्रामीण एरिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ की कमी है। एक तो हमारा जो रास्ता होते हैं, सड़कें, वो सब भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है ग्रामीण एरिया का। अच्छी कोचिंग्स नहीं मिल पाती, अच्छे पैसे बजट नहीं मिल पाता, तो अच्छे शहर में जाके पढ़ाई करना वो पॉसिबल नहीं है। और एक सर जो लगातार एजुकेशन टैक्स बढ़ रहा है उसकी वजह से हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक उस पर वर्क होना चाहिए। बिल्कुल, महंगी कोचिंग है जो वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके ऊपर क्या सोचती हैं आप, क्या होना चाहिए कि जो सरकारी योजनाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले तो हमारा जो बजट है वो यूथ सेंट्रिक होना चाहिए। जब वो यूथ सेंट्रिक होगा तो चाहे यूथ अपर क्लास से बिलोंग करी हो, चाहे लोअर क्लास से बिलोंग करी हो, वो सब पे फोकस करेगी। और सर, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारी जैसे स्कीम्स है, अनुप्रति योजना है या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए ताकि उनके पास भी रिसोर्सेज पहुँचे। और इवन तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है पर फिर भी वो हर स्टेज की तैयारी जो है वो कर पाएँ। और एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन है अगर वो बढ़ेगा तो वोकेशनल स्कीम, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ बढ़ेगा, तो अपने आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी और वो ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी एक्सेस कर पाएंगे। विमेन सेफ्टी को लेके भी कुछ होना चाहिए बजट में? यस सर, विमेन सेफ्टी को लेके होना चाहिए क्योंकि आजकल जो विमेन है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं। कोचिंग के लिए भी बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और काम करने के लिए बहुत लोग जाते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी आजकल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सिक्योरिटी होनी चाहिए उनको, बल्कि इस सिक्योरिटी नाइट सेफ्टी भी होनी चाहिए उनके लिए और वर्क प्लेस पर भी उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के जो ये बजट है वो तैयार होना चाहिए? सर सर्वप्रथम तो मैं पहले यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले जो एजुकेशन पर टैक्स लग रहा है उसको कम किया जाना चाहिए। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि आज के समय में हर एक पेपर है जो लीक हो रहा है, तो उस पेपर लीक को हटाना चाहिए। क्योंकि पेपर लीक के पहले विद्यार्थी इतनी पढ़ाई करता है, पेपर देने जाता है और दूसरे ही दिन खबर आती है कि उसका पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाता है और नशे की ओर चल रहा है। तो आज के समय में जैसे हम देखते हैं नशा भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो हमारी सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम मैं भी शिक्षा के साथ ही, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है उसी के साथ ही हमारे कौशल विकास को लागू किया जाना चाहिए, ताकि युवा है जो अपने रास्ते से भटके ना, नशे की ओर ना जाए और अपने देश का विकास कर सके। बिल्कुल, युवा जो है वो नशे की ओर ना जाए और भटके नहीं, और इसी एजुकेशन सेक्टर से ही जुड़े रहें, इस पर काफ़ी काम होना चाहिए। आप बताइए, आप किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं? सर मैं आरएस की कोचिंग कर रहा हूँ और हमारे देश में एजुकेशन टैक्स 18% लगता है और हमारा बहुत कम 2.9% ही एजुकेशन पर आता है। इसको बढ़ाया देना चाहिए और एजुकेशन टैक्स कम करना चाहिए, जिससे हर आदमी कोचिंग अफोर्ड कर सके। और बहुत सी चीज़ें जो कोचिंग का टैक्स होता है वो बच्चों पर डाल देते हैं कोचिंग वाले सीधे, जिससे वो कोचिंग महंगी हो जाती है और हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जैसे कि अपना जो कंट्री है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर कंट्री है और जो यूथ है वो मतलब युवा प्रधान देश बोला जाता है। बट सर जैसे अब करंट अपने देख रहे हैं, जो यूथ है सारी वो सर गलत लाइन पे जा रही है, जैसे क्राइम और ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल रखे हैं। तो सर गवर्नमेंट को मेनली उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स लेके आनी चाहिए, ताकि जो यूथ है वो गलत लाइन पे ना जाए और जो क्राइम्स और ड्रग्स अब्यूजिंग है वो सारी बंद की जाए। सर बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप बजट को लेके? मैं ये सरकार से अपील करना चाहूँगा, जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएससी की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा है कि महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेड़कर ने हाल ही में फर्जी विकलांगता का प्रमाण पत्र दिखाकर जिस प्रकार नियुक्ति ली है, कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रासंगिकता और विद्यार्थियों के मन में प्रश्न चिन्ह उभरती है कि यह किस तरह यूपीएससी जैसे एक ईमानदार संस्था कर सकती है। तो इसके लिए बजट में मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस तरह की कोई समिति का गठन करे, जिससे आगामी जो यूपीएससी की परीक्षाएं हो या सीएससी की परीक्षाएं हो उसमें इस तरह की कोई घटना सामने ना आए। सर बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो रिफॉर्म है वो मस्ट है। मतलब अब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी मेहनत से, यूपीएससी जो कि एक नॉन बायस जिसको अब तक हम समझ रहे थे, उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि अभिषेक सिंह का मैटर हमने देखा, अब आईएएस पूजा खेड़कर का मैटर हमने देखा कि उन्होंने कैसे ओबीसी का झूठा सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया, कैसे उन्होंने उसका प्रॉफिट लिया। तो कहाँ तक जो है हम इन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर विश्वास करें? मतलब हम जहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि वो नॉन बायस्ड हो, ताकि हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिल सके। यूपीएससी जिस पर आज तक कभी सवाल नहीं उठ रहा, उस एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस एजुकेशन सिस्टम में हम कहाँ तक बिलीव करें? एंड सेकेंड मैं यही कहूँगी, कोई भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हर एग्ज़ाम का पेपर जो है वो लीक हो जाता है। कोई भी हम इतना मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं विद प्रॉपर देयर प्रिपरेशन, तो उनका बहुत नुकसान है। उनका तो पूरा फ्यूचर, उनका पूरा टाइम जो उन्होंने अपनी तैयारी में दिया वो पूरा स्पॉइल हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो भी इन स्टूडेंट के साथ साथ वो क्या सोचते हैं। सर आप बताइए क्या सोचते हैं, बजट है किस तरह आना चाहिए? जी, एक तो बजट में जो एजुकेशन सेक्टर का एलोकेशन है वो 2.9 है, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। बीच में 2015 और 21 के अलावा जो एजुकेशन सेक्टर का एलोकेशन है वो लगातार बढ़ा है। एक जो वर्तमान सरकार है वो 2-3 बातों के लिए बधाई की पात्र है। एक तो जैसे 2014 से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अलग से एस्टेब्लिश की गई है। बस ज़रूरत इसी बात की है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं इसको धरातल पर वास्तविकता से कार्यान्वित किया जाए। अगर हम डेटा की बात करें तो दुनिया के जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री है उनमें जैसे जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इनके वहाँ स्किल डेवलपमेंट का रेशो जैसे जापान का 80% है, साउथ कोरिया का 96% है, फ्रांस का
60% है। और अपने यहाँ अगर किसी भी व्यक्ति ने औपचारिक रूप से कोई कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है, उसका रेट 3% से भी कम है। तो योजनाएं बहुत सारी हैं, उनको कार्यान्वित करने की ज़रूरत है। एक बात तो ये, एक भारतीय शिक्षा पर ये आरोप लगाया जाता है हमेशा से, कुछ मायनों में ये ठीक भी है कि जो भारतीय शिक्षा है वो जो इस रियल वर्ल्ड या वास्तविक जगत की समस्याओं का समाधान नहीं करती। और ये आरोप बहुत सीमा तक ठीक भी है कि आप अपने यहाँ ये है कि हायर एजुकेशन में उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम नहीं दे पाते थे। तो हम देखते हैं कि पीएचडी करने के बाद भी व्यक्ति बेरोजगार है हायर एजुकेशन में, तो उसको स्किल इन्हांस करने की तरफ या स्किल डेवलपमेंट जो कॉलेज के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट किए जाए। तो ये सारा समाधान इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया है, बट उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, जो एजुकेशन सेक्टर है उसका एलोकेशन बढ़ाया जाए। और तीसरा ये है कि जैसे अभी भी जो अपना आरटी है, आरटी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। आरटी बहुत शानदार गारंटी है, उसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया है, लेकिन आरटी प्रॉपर तरीके से वर्क करे। बाकी राजस्थान गवर्नमेंट इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है। सभी उन्होंने वुमेंस के लिए पुलिस सर्विसेज में और एजुकेशन सर्विस में रिजर्वेशन बढ़ाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई अच्छी योजनाएं आएंगी। तो जो बेरोजगारी की दर अब तक के हाईएस्ट रेट पर है और जो यूथ आबादी है पूरी दुनिया में भारत की सबसे ज़्यादा है, उसके लिए उस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कुछ स्टूडेंट्स के पास दोबारा भी चलेंगे। आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल ट्रेंड चला है कि स्किल बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो होने चाहिए, यूथ को रोज़गार चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, हम देखते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी और राजस्थान गवर्नमेंट के बजट में दोनों में ही स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है। और सर, स्किल आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ, मतलब कि हमारी कंट्री में भी स्किल के लिए प्रोग्राम्स हों, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं स्किल अडेप्ट करने के लिए और कोर्सेज करने के लिए। अगर वो यहाँ ही कोर्सेज अवेलेबल होंगे तो हमारा जो टैलेंट है वो हमारी कंट्री में ही यूटिलाइज हो पाएगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपने स्किल गेन करने के लिए। बिल्कुल, एक सवाल और भी करना चाहूँगा कि क्योंकि देखा है बहुत बार एमबीबीएस या मेडिकल एजुकेशन है तो महाराष्ट्र से या अन्य स्टेट से बच्चे दूर दूर स्टेटों में जाते हैं, तो ये इनकी एजुकेशन का भी विस्तार होना चाहिए। यस सर, और ये मेडिकल कोर्सेज का तो आप अभी रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं। जो नीट एग्जाम में हमने देखा कि रीनीट की डिमांड हो रही है, तो कितने स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि हर एग्जाम के पीछे 2-3 साल की मेहनत जाती है और एकदम से पेपर लीक हो जाना, कहीं पे लोगों को पेपर अपने मीडियम का ना मिलना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं इसके कारण उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तभी वो इंडिया के बजाय अदर कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है जहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न है, जहाँ पे मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और साथ सर, आपने मतलब कि एक और क्वेश्चन मैं मतलब कि यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी कि जैसे यूपीएससी हमारा है, उसमें मतलब कि ठीक है हम देख रहे हैं कि अभी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशंस में दिक्कत आ रही है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, पर उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है एग्जाम का। मतलब कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि मई या जून में हमारा प्रीलिम्स होगा और फिर हमारा सितंबर में मेंस होगा, पूरा फिक्स पैटर्न है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जब इतना फोकस कर रही है एम्प्लॉयमेंट में, तो आरएएस का भी एक फिक्स्ड पैटर्न निकलना चाहिए और एज लिमिट भी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं अभी श्री गंगानगर आईएमए सेंटर में आके प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही हूँ, तो हर साल आने वाली प्रशासनिक सेवाओं की वैकेंसी में वृद्धि की जाए। और जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि कौशल विकास की योजनाएं चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी इन्हें प्रभावी ढंग से चालू नहीं किया गया है। और मैं चाहती हूँ कि इसे शिक्षा के साथ अनिवार्य किया जाए। और साथ ही मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण किया, जब शिक्षा के लिए और पुलिस कांस्टेबल में महिलाओं का आरक्षण लिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल, कुछ और भी अभी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करके जानेंगे कि क्या, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप? सर, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार की तर्ज पर जैसे राजस्थान सरकार ने एसआईटी का गठन किया, उस तर्ज पर केंद्र सरकार में भी कोई गठन हो। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को पुलिस में 33% आरक्षण और टीचर भर्तियों में 50% आरक्षण दिया है, तो केंद्र सरकार में भी इस तरह की कुछ न कुछ योजनाएं चलाई जाए। बिल्कुल, जो योजनाएं हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं हो चाहे वो एजुकेशन की योजनाएं, उनके अंदर जो विस्तार की है वो लगातार मांग की जा रही है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा एक ये है कि जो प्रॉब्लम मैंने मेरी लाइफ में फेस की है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे 12th के बाद है, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आगे सरकारी नौकरी, कुछ नहीं पता था। हमें ये पता था कि मतलब एजुकेशन कर ली, फिर स्कूल में टीचर लग जाओ या मतलब फैमिली को सपोर्ट करना है।
तो ये है कि गवर्नमेंट को स्किल प्रोजेक्ट तो चला रहे हैं, पर वो हमें 12th के बाद में स्कूल में भी ऐसा कुछ चलाएं ताकि हमें पता चले कि आगे क्या करना है। जैसे कल मैंने तमिलनाडु को वो देखी थी NCERT की बुक, उसमें उसके पीछे दिया हुआ है 12th के बाद में आप LLB कर सकते हो या क्या है, सब कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी थी। पर हमारे यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है कि बच्चों को गाइड किया जा सके कि गवर्नमेंट ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना, प्राइवेट में भी बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटीज जिसे आप गैप कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कैरियर काउंसलिंग की बात उठी है, आप बताइए क्या कहेंगे कैरियर काउंसलिंग को लेके, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्यूचर के लिए आगे की राह चुन सकें? क्या होना चाहिए इसके लिए? उसके लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे भारत में जैसे रट्टा पत्ती, जैसे हमें 12th तक सिर्फ रटाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमें कोई स्किल नहीं दी जाती। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्किल्स डेवलपमेंट जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है लेकिन वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उनमें थोड़ी पारदर्शिता और लानी चाहिए और हर क्षेत्र तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, हर एरिए तक। बिल्कुल, तो हमने आज ये के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर जाना कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ कोचिंग कर रहे हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या वो सुझाव दे रहे हैं। हम अंतिम सवाल सर आपसे एक बार और करेंगे कि आपके पास हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रामीण भी आते हैं और शहरी भी आते हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको कि कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं? नो डाउट जो ग्रामीण बच्चे हैं वो ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं। एक तो वो ट्रेवल करके आते हैं तो थोड़ा सा उनको सेफ्टी का लेके रहता है। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है पुलिस में और महिलाओं को आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी है सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ग्रामीण बच्चों के थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा हैं क्योंकि जो अपने एजुकेशन के लिहाज से कहीं ना कहीं वो थोड़ा पिछड़ जाते हैं और जिन बच्चों ने जिनकी स्कूलिंग थोड़ी अच्छे से हुई है, जिन्होंने कॉलेज ठीक तरीके से किया है, उनके लिए सिविल सर्विसेज या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंपैरेटिवली इजी रहता है। बिल्कुल, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से बात की तो यहाँ पर जो निकलकर सामने आया कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आने वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करें तब स्टूडेंट्स के लिए जो योजनाएं हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की योजनाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से कारगर किया जाए। इसके साथ साथ जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसियाँ हैं उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, इस पर काम होना चाहिए और इसके साथ साथ जो कैरियर काउंसलिंग है उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। अब देखना होगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी तब युवाओं की इन मांगों को, सुझावों को कितना शामिल किया जाता है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।